सो इन द चैप्टर सेल अब तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल है। हमने हमने सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने उसके फंक्शंस के बारे में बात की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते पढ़ते हमने ऑस्मोसिस के बारे में भी बात की, ऑस्मोसिस के टाइप्स देखे, और हमने देखा कि किस तरह से एक सेल वॉल के क्या फंक्शन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंसेस हैं, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये कल की क्लास में हमने देखा था। तो अगर हम किसी सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो एक टिपिकल सेल कैसी दिखती है, इसे देखने से हमको कुछ आइडिया लगेगा। हाँ, कि समझो कि ये एक सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। हमको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है, ये बाहर, इसका एक 3D व्यू है ये। तो आप अगर इसे देखें तो ये जो दिख रहा है बाहर, ये मेम्ब्रेन है। ठीक, अब इस मेम्ब्रेन में के बाहर सेल वॉल है, प्लांट सेल में, केवल प्लांट सेल में या बैक्टीरिया की सेल में या फंगस की सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। तो अगर ये एक एनिमल सेल है तो ये ऐसा है विदाउट सेल वॉल। और फिर इसके अंदर क्या क्या है, तो उसमें अभी तक हमने केवल बात की है न्यूक्लियस के बारे में, है ना। न्यूक्लियस इज़ द ओनली थिंग जो हमने अभी देखी है। और हमने कहा कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स दिख रहे हैं हमको, है ना। ये न्यूक्लियर पोर कहते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। हाँ, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल यानी डीएनए भरा हुआ रहता है। हाँ, और इसका भी एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस जैसे हमने वर्ड यूज़ किया वैसे न्यूक्लियोलस। तो ये सब जो चीज़ें हैं न्यूक्लियस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। न्यूक्लियस का काम हमने दो फंक्शंस बताए, एक तो वो सेल के रिप्रोडक्शन में काम करता है, मतलब सेल डिवीज़न को सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, और उसके अलावा इट कंट्रोल्स ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेल है, दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट द ब्रेन ऑफ द सेल। ये बात हमने कल करी थी। तो अब आज हम बात करें एक तो इसके अंदर भरे हुए फ्लूइड मटेरियल के बारे में, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसके अंदर, सेल के अंदर यानी मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ फ्लूइड कंटेंट है। हाँ, साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। हम उसको साइटोसोल भी बोलते हैं, फ्लूइड कंटेंट को। हाँ, इसके अंदर ये जो फ्लूइड कंटेंट है, इसके अंदर ये बेसिकली एक विस्कस लिक्विड है। विस्कस का मतलब क्या हुआ, एक गाढ़ा गाढ़ा, जैसे आपने ग्लिसरीन देखी हो या आपने हनी देखा ही होगा हनी, तो गाढ़ा गाढ़ा होता है विस्कस, उस तरह का लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है। सारे सेल ऑर्गेनल्स आर फ्लोटिंग इनसाइड दिस फ्लूइड मटेरियल। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। फिर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका एक, क्योंकि वो फ्लूइड मटेरियल है, वो इसको पूरा एक बलून की तरह से भर के रखता है। हाँ, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो वो इन्फ्लेटेड रखता है, एक पर्टिकुलर शेप में रखता है उसको, सेल को, है ना। अगर उसमें से साइटोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल निकल जाए, मतलब वाटर निकल जाए, मैक्सिमम 90% से ऊपर उसमें पानी तो होता है, अगर वो निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगी। वही तो हम कह रहे थे एक्सोस्मोसिस के टाइम, जब सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें से वाटर निकलने लगता है, तो उसकी साइटोप्लाज्म में वाटर का कंटेंट कम हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसका जो फर्स्ट फंक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। सेल में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सो दैट द सेल कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस। हाँ, वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो बायोकेमिकल
रिएक्शंस होंगी, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म। मतलब वहाँ पर वाटर होना बहुत ज़रूरी है, तो साइटोप्लाज्म में वाटर होता है बहुत सारा। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को इंटरफेयर करे। तो साइटोप्लाज्म इसका फ्लूइड मटेरियल है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें होंगी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे हमको एक ये फोल्डेड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये दिखता है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन। हाँ, हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, स्मूथ अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसको हम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको लाइसोसोम्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल हैं, छोटे छोटे एनिमल सेल दिखाई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे अलग दिखाई हुई है। तो ये सब बेसिकली क्या हैं, दिस ऑल आर द organelles of the cell which perform their individual functions, and with the help of these individual, जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं ना, वैसे ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स या अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो आज हम 3 ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे बैक टू बैक। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। दूसरा गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी। तीसरा लाइसोसोम्स। हाँ, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे कि हमारी बुक में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, और फिर अल्टीमेटली हम उनमें से क्या पूछा जाता है। एक बार बुक में जो लिखा हुआ है उसमें से हम बातें ध्यान दे लेंगे कि इनमें क्या पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो देखो कि सबसे पहले हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली आप देखो तो मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है। मेम्ब्रेन को अगर आप फोल्ड कर दोगे और किसी बैग में भर दोगे तो वो ऐसा दिखने लग जाएगा जैसा ये दिख रहा है। हाँ, इस तरह से दिखेगा ये यूं। तो ये जो दिख रहा है हमको बैग की तरह से ऐसे, ये जो चीज़ दिख रही है, ये जो चीज़ दिख रही है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो गई है, तो हम इसको बोलते हैं कि फोल्डेड मेम्ब्रेन है ये, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेन ओनली। अब वो मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है तो एक तरह का एक नेटवर्क बना लेती है, ये एक नेटवर्क बन गया है। तो हाउ इट वर्क्स और ये कहाँ कहाँ काम आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमको ये जो दिखता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हाँ, जो नीचे दिख रहा है ये और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वाई वी कॉल इट रफ, बिकॉज इसके ऊपर ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने। हाँ, ये ग्रैन्यूल्स हैं क्या, ये ग्रैन्यूल्स जो हैं ये क्या, ये होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलते हैं, एंड दे कैन बी फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड देयर फंक्शन इज, हमने राइबोसोम्स की बात की थी ना कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे तब हमने उनके बारे में बात की थी। और क्या बोला था, हमने कहा था कि जो
एंडोप्लाज्म में ये जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। हाँ, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। हम ये कभी ना बोलें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोलते हैं, हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में बोलते हैं RER। तो RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका एक बड़ा फंक्शन है कि वो इसको जगह दे रही है, हाँ, इसके ऊपर रखे हुए राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद नहीं करती है। वो क्या करती है कि जो प्रोटीन राइबोसोम्स बनाते हैं उन प्रोटीन्स को एक स्पेसिफिक शेप देने का काम करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे करती है, लेकिन वो एक्चुअली प्रोटीन जो है वो जिस भी शेप में बना है, एक स्ट्रैंड बनी है प्रोटीन का, एक स्ट्रैंड बना है, वो उसको फोल्ड कर देती है। और वो फोल्ड क्यों कर देती है? क्योंकि वो प्रोटीन इनमें से होकर के गुजरता है। हाँ, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो जिस पे राइबोसोम्स होते हैं वो तो RER, जिसमें नहीं होते वो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। हाँ, उसका काम प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम्स को जगह देना है। तो इसका SER का जो काम है ये लिपिड्स बनाना, या लिपिड्स मतलब फैट्स, कुछ स्पेसिफिक फैट्स का सिंथेसिस, बायोलॉजिकल सिंथेसिस करते हैं। तो ये सिंथेसिस, ये इनका काम, इन दोनों का काम, ये केवल एक काम है। और भी बहुत सारे काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि ये दो तरह की होती है। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, और SER, इस पर ये प्लेन सरफेस, इवन एंड प्लेन सरफेस है, इस पर कोई ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम्स नहीं होते। हाँ, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो क्या होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें अगर हम राइबोसोम के फंक्शन, तो चलो हमको पता है कि वो प्रोटीन बनाते हैं। तो दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन वो जब बनाते हैं, ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जाएगा? वो प्रोटीन आफ्टर गेटिंग सिंथेसाइज्ड विल एंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये प्रोटीन जब ऐसा बनता है तो ये उसको फोल्ड कर देता है, जैसे मैंने बताया, उसको एक स्पेसिफिक शेप देता है। वो ऐसे घूम रहा है इसके अंदर तो फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड होके उसका एक स्पेसिफिक शेप बन जाएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। हाँ, सिंथेसिस प्रोटीन का काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस। उसके अलावा जो ये हैं, क्या बोलते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेसिफिक टाइप के फैट मॉलिक्यूल्स, हम कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स और फैट्स एक ही बात है। हाँ, ये उनका काम है। उसके अलावा ये कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, इनका जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। SER के लिए ध्यान रखना, हाँ, हमको SER के लिए ध्यान रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ डिटॉक्सिफिकेशन का? और डिटॉक्सिफिकेशन भी स्पेसिफिकली कहाँ? इन लिवर सेल्स। ये काम SER के लिए स्पेसिफाइड है। हमें बिल्कुल एज इट इज़ NCERT फॉलो करनी है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं बोलता हूँ वर्ड टू वर्ड पढ़ना है हमको। NCERT में दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि अगर हमारी सेल में कोई पॉइजन आ गया तो उस पॉइजन को वो डिटॉक्स कर देगी, यानी कि उसको नलीफाई कर देगी, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म कर देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन SER का स्पेसिफिकली है। जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स की बात लिखी हुई है, तो एंजाइम्स जो है, एक बात याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तो है ही, उसके अलावा वो
एंजाइम्स बनाते हैं। कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। लाइसोसोम्स के बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो वैसे, कि आप उसके बारे में आप सुसाइडल बैग के बारे में ज़्यादा जानते हो, लेकिन बेसिकली सुसाइडल बैग एक अलग बात है। मतलब लाइसोसोम सुसाइडल बैग होते हैं, लेकिन वो उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। हम उनके बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर ही होने वाले डाइजेशन का काम कर रहे हैं, और जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो उनको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ अनवांटेड है सेल में उसको ब्रेक डाउन करके ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में, वो RER बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER, इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस, ये दो याद रख लो आप। उसके अलावा कंबाइंड फंक्शन फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हाँ, जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना, हाँ, बाय कंट्रीब्यूटिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। याद करो, हमने आपको बताया था कि दे आर मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमने उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर लिया, लिपोप्रोटीन, है ना, याद है आपको? लिपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हाँ, और जो प्रोटीन आएगा वो RER से आएगा, एंड दे विल बी सप्लाइड टू द मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो पहले से ही बनी हुई है, लेकिन क्या होता है कि हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है अक्रॉस इट, चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहेगा इसके अक्रॉस, तो इसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, कुछ रप्चर हो जाता है, हाँ। तो इसका जो भी रप्चर हो गया है, जो टूट फूट हो गई है, उसको मेंटेन करना, उसको फिर से बना देना, हाँ, उसका मेंटेनेंस कर देना, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दोनों तरह की रेटिकुलम का SER RER दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो फंक्शंस ऑफ SER, फंक्शन ऑफ, अगर हम देखें फंक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग फैट मॉलिक्यूल SER का फंक्शन है, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स एंड फैट्स दैट एक्ट एज एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये दोनों का मिल करके है, हाँ। खास करके प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है वो RER पे होता है। डिटॉक्सिफाइंग सेल्स, ये स्पेसिफिकली SER का फंक्शन है। मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये दोनों का SER RER का दोनों का मिल करके फंक्शन है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल का भी काम करते हैं फॉर प्रोटीन्स, हाँ, मेम्ब्रेन तक भी, उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी, न्यूक्लियस पे भी इनके थ्रू होकर के प्रोटीन का मूवमेंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट चैनल्स फॉर प्रोटीन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, हाँ। फ्रेमवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ये बनाती है, हाँ। सेल का एंडोस्केलेटन भी इसके थ्रू बन जाता है, मतलब सेल के अंदर ये ऐसे फैली रहती हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ, मतलब अपने स्ट्रक्चर की वजह से उसको एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करती है। तो अगर हम देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका पहला टॉपिक है। जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला टॉपिक है, इसकी एक बार अच्छे से रीडिंग हो जाना चाहिए। इसको आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, हाँ, वेसिकल्स या वेसिकल्स भी बोलते हैं इनको, हाँ। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। 2 टाइप्स ऑफ ER, RER, SER,
हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, smooth endoplasmic reticulum. RER looks rough under the microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein manufacture, protein synthesis. तो ये बातें अब हमने पहले शुरू में कर ही ली थी. फिर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. हमने कहा कि ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं. यूजिंग द ER, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. The process is known as membrane biogenesis. ये चीज़ आप हाईलाइट कर लो अपनी बुक में. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है. फिर some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. हाँ, हमेशा इसका एक नेटवर्क सिस्टम होता है. तो ये कैसा दिखता है वो भी हमने देख लिया. तो thus one function of ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins. हाँ, प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन चैनल हैं बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल ऑफ प्रोटीन का काम कर रहे हैं. द ER ऑल्सो फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells, highlight कर लो, of the group of animals called vertebrates जिनकी backbone होती है, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. तो लिवर सेल में होता है डिटॉक्सिफिकेशन, SCR करता है. ये बात अच्छे से याद करनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट हो गया. अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में. तो गोल्गी एपरेटस के बारे में भी हम पहले एक बार अपनी बुक में मतलब हम अपना वीडियो देख लेते हैं. हाँ, कि गोल्गी एपरेटस के बारे में क्या क्या बातें. हमने कहा कि देयर वाज, ये जो है ये मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल. इसका बेसिकली फंक्शन देखो क्या है, सिंपल से समझो. हमने ये देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और फैट सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस भी करता है. तो उन दोनों को एक स्पेसिफिक साइट पर ले जा कर के यूज़ करना है. वो वहाँ का वहाँ तो यूज़ होगा नहीं, उसको यूज़ जहाँ ले जाके करना है उसके लिए कई बार तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुद ही ट्रांसपोर्टेशन चैनल का काम कर रहा है वही काम कर लेता है. लेकिन कई बार ऐसी जगह जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सेस नहीं होती, जहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप नहीं पहुँचा सकता, उसके लिए वो गोल्गी एपरेटस की हेल्प लेता है. तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है कि जो प्रोटीन, जो फैट, जो एंजाइम उन्होंने बनाए वो उसको पैक करेगा और डिस्पैच कर देगा. तो हम कहते हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैच इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस. Whatever is made by endoplasmic reticulum, गोल्गी एपरेटस अपने आप कुछ बना नहीं रहा. वो पैकेज बना, मतलब वो वेसिकल्स बना रहा है. हाँ, वेसिकल्स जो है वो छोटे छोटे बैग्स हैं, स्मॉल बैग्स कंटेनिंग इम्पॉर्टेंट मटेरियल. तो वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रोटीन हो सकता है, वो फैट भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है. और ये जो पैकेजिंग आपने किया उसको फिर कहीं और ले जा करके आप छोड़ दोगे. मतलब गोल्गी एपरेटस वेसिकल्स बना करके और इसको दूसरी जगह डिस्पैच कर देता है. तो उसका फंक्शन क्या हो गया प्राइमरी? पैकेजिंग एंड डिस्पैच. किस चीज़ का? वॉट एवर द मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंपल. तो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही एसोसिएटेड है. आप उसका स्ट्रक्चर देखो. हाँ, उसमें इस तरह के जैसे कि ऐसा ना हवा निकाला हुआ बलून,
उन बलून्स को आप रख दो तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। चलो अपन इस वीडियो को देखते हैं। देयर वाज अ साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी, इन्होंने सबसे पहले नर्व सेल में इसके बारे में बताया था। उन्होंने नर्व सेल को स्टेन करने का तरीका बताया और उस नर्व सेल में को स्टेन करते टाइम उन्होंने गोल्गी apparatus के बारे में भी बताया। तो इसको गोल्गी apparatus कैमिलो गोल्गी के नाम पे बोला जाता है। हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हवा निकले हुए बलून्स होते हैं, हम इस तरह से अरेंज कर दें उनको। हाँ, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एसोसिएटेड होते हैं और ये जो होती है इन सबको मिला करके हम सिस्टर्न बोलते हैं। तो ये जो सिस्टर्न्स हैं, ये सिस्टर्न्स का एक बेसिकली कई सारी मेम्ब्रेन्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वेसिकल्स बनाएगा। वेसिकल क्या काम करेगी, जो चीज़ें यहाँ पे बनी हैं वो इसमें से होते हुए और वेसिकल के अंदर चली जाएंगी। ये उसको जैसे कि कुछ एंजाइम बने या कुछ प्रोटीन बने, कुछ फैट्स बने, वो इसमें आ गए। हाँ, और फिर इसमें आने के बाद दे बिकेम द पार्ट ऑफ वेसिकल। वेसिकल इस तरह से निकल के बाहर आ गया, है ना, सिंपल बात। अब ये कहाँ जाएगा, ये कहीं भी चला जाएगा सेल में। तो लाइसोसोम्स भी ऐसे ही बनते हैं। लाइसोसोम्स भी एक तरह से वेसिकल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैक कर दिया गया है। तो हमने कहा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं लाइसोसोम के अंदर भरे हुए, जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम करेंगे, वो एंजाइम्स बनाए RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और वो फिर इधर होते हुए आ गए इन गोल्गी apparatus में। गोल्गी apparatus से इस तरह का वेसाइकल जो बनता है, जो सिर्फ एंजाइम्स लेकर के जाता है, उसी को हम लाइसोसोम बोलते हैं। हाँ, तो चलो फिर से अपन अपनी बुक के पास चले जाते हैं कि हमारी बुक क्या कह रही थी। हमारी बुक में गोल्गी apparatus के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। द गोल्गी apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles or flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। ना, हमने देखा सिस्टर्न जो है वो स्टैक्स का मतलब ढेर, वो ढेर बना हुआ है इन बहुत सारी vesicles parallel to each other. These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. तो गोल्गी apparatus भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, ये बात आप याद रखें। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग एंड डिस्पैच ऑफ द मटेरियल विच इज synthesized inside or near the endoplasmic reticulum. Its functions include the storage, modification and packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars. सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी गोल्गी apparatus करता है। पैकेजिंग एंड डिस्पैच एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने का काम, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने का काम, वो भी गोल्गी apparatus करता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी यही बनाता है। 3 फंक्शन मिल गए, 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया। हाँ, क्या है, कई सारे स्टैक्स ऑफ सिस्टर्न या जो सिस्टर्न है जो कि स्टैक्स ऑफ वेसिकल है, वेसिकल फॉर्मेशन वाली मेम्ब्रेन है जो कि फ्लैट हैं, पैरेलल टू ईच अदर है, फ्लैटेंड सैक्स हैं बेसिकली। These flattened sacs made up of membrane are parallelly arranged forming a membrane system. This is Golgi apparatus which forms vesicles to pack the substances provided by endoplasmic reticulum. That can be proteins, that can be fats, that can be enzymes. If these vesicles
packs digestive enzymes inside them. We call them lysosomes. इतनी सी बात है गोल्गी एपरेटस की. हाँ, थोड़ा सा कैमिलो गोल्गी के बारे में भी पढ़ लो. बड़े कमाल के साइंटिस्ट थे ये. काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं इनकी. कैमिलो गोल्गी वॉज बॉर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रेसिया in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. Basically उन्होंने he was a doctor, Dr. Camillo Golgi. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of Chief Medical Officer at the Hospital for the Chronically Sick at Abbiategrasso. He first started his investigations into the nervous system in a little kitchen of this hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structures. This method is referred to as the black reaction. ये बात कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं. गोल्गी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया वो क्या था? रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर. स्टेन करना एक स्पेशल उन्होंने तरीका निकाला, उसको ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं. ब्लैक रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखो. दिस मेथड यूजेज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 silver nitrate and is particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramifications of cell. तो मतलब बहुत बारीक से बारीक चीज़ को ट्रेस करके देख के स्टेन करके देखने के लिए उन्होंने तरीका निकाला विद द यूज़ ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज़ नोन एज ब्लैक रिएक्शन. तो ये आपका क्वेश्चन है. कभी कभी हम ये पोर्शन छोड़ देते हैं, हम ये वाले पोर्शन पढ़ते नहीं हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस आया है. आउट ऑफ सिलेबस ना तो 9th में ना तो 10th में कभी कुछ नहीं आता. आपको NCERT बहुत ध्यान से पढ़नी है. अभी से ये आदत डाल लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यूड to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honors and awards recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal for their work on the structure on the nervous system. स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम इन लोगों ने एक्सप्लेन किया तो उनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला. खैर ये सब चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी, ब्लैक रिएक्शन. यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से स्टेन करना, यानी कि उसको एक पिगमेंट डाल देना, उसमें कलर करना, जिससे कि नर्वस सिस्टम जो नर्व सेल जो है वो ठीक से देखी जा सके. ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात, हमने कहा कि लाइसोसोम भी यही बनाता है. तो जब ये लाइसोसोम बनाएगा, हम कहाँ देख रहे हैं इन चीज़ों को, एक साथ एक बार देख लें कि यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चारों तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस. और अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में. ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में भी बात करते हैं. क्या बात करते हैं कि ये जो लाइसोसोम होता है इसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन. जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल हैं, वो हो सकता है बाहर से आए हों, बाहर से आने वाला बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी इन्वेडर जो सेल को नुकसान पहुंचाने वाला हो वो हो सकता है. एक बात. दूसरी बात हो सकती है कि सेल के अंदर जो वोन एंड टोन जो कि ऑर्गेनल्स हैं जो ख़राब हो गए हैं या उनकी मेम्ब्रेन्स हैं जो टूट गई हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ऐसे ही घूम रहे हैं. उसके अलावा कुछ
टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी उसके अंदर बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की, यानी सेल के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस के डाइजेशन की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। जब मैं बोलूँ इंटरसेल्युलर तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। जब हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर तो मतलब उसी सेल के अंदर कुछ हो रहा है। तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक ही सेल में इधर से उधर जाना, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक सेल से दूसरी सेल में या एक सेल से बाहर जाना। ये फ़र्क आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो देखें कि जो हमारा लाइसोसोम है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सफाई करने का काम करते हैं इनसाइड द सेल। उसके अंदर एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स हैं? लिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। उनका फंक्शन है कि वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस को। तो किसी सेल के अंदर जब अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाएंगे, हमको यहाँ दिख रहे हैं लाइसोसोम्स, कई सारे लाइसोसोम, ये जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं ये लाइसोसोम्स हैं। जब सेल में अनवांटेड सब्सटेंसेस, ये जो ग्रे कलर का हम देख रहे हैं, ये बनता ही रहता है लगातार, क्योंकि देयर आर मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की अपॉन हैपनिंग कंटिन्यूसली। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस बन गए हैं उनको ख़त्म करना है। हाँ, अब उसमें क्या क्या हो सकता है कि इनके बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के, या बाहर से आई हुई कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। हाँ, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइसोसोम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस केस में। इसके अलावा कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जो कि सेल के अंदर ही बन जाते हैं वो भी हो सकते हैं। कोई टूटा हुआ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनल या कोई ऐसा ऑर्गेनल जो ख़राब हो गया हो वो। तो हमने जैसा बताया कि ये लाइसोसोम्स के बनाने में गोल्गी अपरेटस का हाथ है, और उन्होंने इसके अंदर एंजाइम भर दिए हैं। और एंजाइम कौन सा है? वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो सकते हैं। वो अपना किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको एनगल्फ कर जाते हैं बेसिकली। कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया, उस बैक्टीरिया को भी ये पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे। करेंगे कैसे ये काम? इस बैक्टीरिया के पास जाएंगे, हाँ, और उसको खा जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, और फिर उसके अंदर जो एंजाइम है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया को। इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाती है, सेल का न्यूक्लियस काम करना बंद कर देता है, यानी कि अब सेल जो है वो डेड हो जाने वाली है। तो ये डेड सेल जो है उसको उस जगह से हटाना है जिससे उसकी जगह दूसरी सेल आ जाए। दिस सेल कैन अफेक्ट अदर सेल्स ऑल्सो विच आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट। तो इस सेल का पूरी तरह से टाइमली डिस्ट्रॉय हो जाना ज़रूरी है। ये फंक्शन भी लाइसोसोम्स का होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। इनफैक्ट कई बच्चे तो सोचते हैं कि यही फंक्शन है लाइसोसोम्स का। तो ऐसे में जब सेल डिसफंक्शनल हो जाती है तो क्या करेंगे, क्या होगा? इन सबको देखो, ये एक साथ अपनी जगह पे बर्स्ट हो जाएंगे। हाँ, ये फट गया, ये फट गया, ये फट गया, ये सब बर्स्ट हो गया अपनी जगह। और इस वजह से इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं पूरी सेल में एक साथ आ जाते हैं और ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, पूरी सेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। और हम इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम suicidal bags. They are suicidal bags, but being suicidal bags is not the only function of lysosomes, जैसा कई लोग बोलते हैं। उनसे बोलो लाइसोसोम्स का फंक्शन, सीधे बोलते हैं दे आर suicidal bags। नहीं, ये तो उनका लास्ट फंक्शन है, उसके बाद तो वो कोई फंक्शन करने के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि सेल ही ख़त्म हो जाएगी। तो सेल को ख़त्म कर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसफंक्शनल हो गई है, वो कुछ काम नहीं करेगी, अब वो डेड हो जाएगी। और फिर उसके बाद उसकी जगह पर किसी और को आना ज़रूरी है, कोई दूसरी सेल को आना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो सेल का जो मटेरियल है वो इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये लाइसोसोम का एक फंक्शन है ना। मेन फंक्शन लाइसोसोम का जब तक सेल रहती है और सेल के अंदर वो एक्टिव रहते हैं, दैट इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस। तो
लाइसोसोम्स के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है ये अपन देख लेते हैं। छोटी सी बात है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए। एंजाइम्स आर मेड बाय RER, ये बात ध्यान रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम बनाती है जो कि लाइसोसोम के अंदर होता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दीज help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. हाँ, एंजाइम्स होता क्या है? एंजाइम्स आर बेसिकली द बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट किए बिना उसकी स्पीड बढ़ा देता है। जब बायोकेमिकल रिएक्शन में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस में इस तरह के कैटलिस्ट आते हैं सामने तो हम उनको एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम के पास होते हैं। दे आर वेरी पावरफुल, हाँ, एंड दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटीरियल्स ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स, हमने कहा कि जब सेल काम करना बंद कर दे, उसके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाए, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. ठीक है, 3 बातें हमने आज सीखी हैं। कौन कौन सी? एक हमने सीखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। फिर हमने सीखा कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है, हाउ गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन with each other, how they contribute to each other, and what is the lysosomes, how lysosome is responsible with these membrane systems. ये सब चीज़ें आपस में एसोसिएटेड हैं, इसलिए हमने साथ में पढ़ी। आप हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम को साथ साथ ध्यान रखोगे तो सब बातें आपको याद हो जाएंगी विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो अब हम इसके आगे हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। थोड़ा बहुत तो आपको 8th क्लास का पता ही होगा, हम उसके बारे में सीखेंगे। फिर प्लांट सेल के प्लास्टिड्स के बारे में और लार्ज वैक्यूल के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत सेंट्रियोल वगैरह के बारे में बात करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आपको फंक्शंस याद रखने हैं ऑर्गेनेल्स के नाम याद रखने हैं, और कोई भी स्पेशल हाईलाइटिंग फीचर आपको दिखता है तो उसको याद कर लेना है। आपको सेल में हमेशा फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।